हेलो एवरीवन, वेलकम टू केओस क्लास। आज के क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। अगर आप लोग बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने मेनली दो पॉलिसीज के बारे में तो सुना ही होगा। पहला मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज है जो हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है, और फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसीज है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है। फिस्कल पॉलिसी भी बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और फिलहाल इस क्लास में हम मेनली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पहले जानना है मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। जिन पॉलिसीज के माध्यम से आरबीआई मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। अभी इन्फ्लेशन होता क्या है, आइए हम इन्फ्लेशन के बारे में एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम छोटे थे हमें गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था। तब 1 रुपए में 2 गोलगप्पे मिल जाते थे। लेकिन अगर आज के दिन आप गोलगप्पे खरीदने जाओ तो 10 रुपए में आपको सिर्फ 4 या 5 गोलगप्पे ही मिलेंगे। सरल भाषा में इसे ही इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी के ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। मॉनेटरी पॉलिसी लोगों के गुड्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट या फिर कंज्यूम करने के ऊपर प्रभाव डालता है, जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट करता है हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज होते हैं जिसको आरबीआई देश में रिसेशन या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय इंप्लीमेंट करता है। अभी रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब किसी भी देश का इकोनॉमी कंसेक्यूटिवली 2 फाइनेंशियल क्वार्टर मतलब 6 महीने के लिए निगेटिव में जा रहा। जब इकोनॉमी रिसेशन में जाता है तब बैंक्स ग्राहक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके, लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि मार्केट में डिमांड हो और गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लोग खर्चा कर सके। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होते हैं जिसको आरबीआई देश में हाई इन्फ्लेशन के टाइम इंप्लीमेंट करता है। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सिनारियो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के एकदम ऑपोजिट होता है। जब इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन में होता है तब बैंक्स ग्राहक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है ताकि लोग कम से कम लोन ले। ऐसा करने से लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, उससे मार्केट में डिमांड घटेगा और गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी कम होगी, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन घटेगा। अभी हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स हैं जिसको इंप्लीमेंट करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। पहला क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर 9 पैरामीटर्स होते हैं जिनको इंप्लीमेंट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये 9 पैरामीटर्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेगा ही। तो चलिए हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। पहला पैरामीटर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे मुक्त बाजार की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूति, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। ये एक पीस ऑफ पेपर है जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है।
आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं आरबीआई कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर या फिर खरीदकर इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। सपोज एक बैंक मान लेते हैं एसबीआई। एसबीआई के पास बहुत एक्सेस मनी है और वो अपने कस्टमर्स ए, बी, सी को लोन दे रहा है। आरबीआई जो कि हर एक बैंक को मॉनिटर कर रहा है, वो देख रहा है कि एसबीआई मार्केट में बहुत सारा लोन दे रहा है, इसके वजह से मार्केट में लोन ज्यादा आ रहा है और मार्केट में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है। तब आरबीआई एसबीआई से कहेगा कि तुम अपना एक्सेस मनी मुझे दे दो, मैं अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुम्हें बेचूंगी। मतलब कि मेरे सेल किए गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में तुम मुझे एक्सेस मनी दो। जब आरबीआई एसबीआई से एक्सेस मनी लेगा तब एसबीआई के पास कम पैसा होगा, वो कम लोन दे सकेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन घटेगा। इसका कंप्लीट ऑपोजिट है डिफ्लेशन का सिनारियो। सपोज बैंक मान लेते हैं एसबीआई और यहाँ पे होगा आरबीआई। आरबीआई देख रहा है एसबीआई के पास पैसा है ही नहीं कि वो मार्केट में लोन दे, इसके वजह से मार्केट में डिफ्लेशन हो रहा है। आरबीआई क्या कहेगा? आरबीआई एसबीआई से कहेगा कि तुम अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे बेच दो और इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हें मनी दूंगा जो तुम अपने कस्टमर्स को दोगे और इस तरह से डिफ्लेशन घटेगा मार्केट से। दूसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो पहले जान लेते हैं लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है कितना जल्दी हम एक एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि कैश इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म और मार्केट में जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा उतना ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। अभी हमने देखा लिक्विडिटी किसे कहते हैं, अभी हम जानेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है। देश के इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई कुछ फैसिलिटीज का प्रयोग करता है। ये सारे फैसिलिटीज जिसके माध्यम से लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, उन फैसिलिटीज को ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंक्लूड्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे रेपो रेट होता है। रेपो रेट इसे सरल भाषा में रीपर्चेज ऑप्शन भी कहा जाता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन मिलता है कुछ कोलैटरल के एक्सचेंज में, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए दिया जाता है। एक बार समझ लेते हैं लेमन वर्ड में कि रेपो रेट होता क्या है और इन्फ्लेशन कैसे रेपो रेट से कनेक्टेड है। सपोज एसबीआई के पास पैसा नहीं है, एसबीआई आएगा और आरबीआई से बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे आपसे लोन चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगा? ठीक है, हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन इसके बदले आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा और हम आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देंगे। इसके साथ आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट। अभी देखेंगे कि इन्फ्लेशन के साथ रेपो रेट का कनेक्शन क्या है। सपोज रेपो रेट पहले 4% था, लेकिन अब आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज करके 10% कर दिया है।
क्योंकि अब लोन पहले से महंगा हो चुका है, इसलिए एसबीआई आरबीआई से कम लोन लेगा। एसबीआई के पास कम पैसा होगा, इसलिए एसबीआई जनरल पीपल और कस्टमर को कम लोन देंगे और मार्केट में लेस मनी सप्लाई होगा। अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन घटाएगा। रिवर्स रेपो रेट। तो आइए हम रिवर्स रेपो रेट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ कोलेटरल रख के। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। हम एक ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। जब आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो सारे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन देगा क्योंकि उनको कंपैरेटिवली ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। एक कंपैरिजन देख लेते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच। दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दोनों में कोलेटरल रखना पड़ता है। रेपो रेट में आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है और रिवर्स रेपो रेट में अदर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। जनरली रेपो रेट is higher than reverse repo rate और दोनों ही केस में इन्फ्लेशन को घटाने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को ही इंक्रीज करना पड़ेगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड होता है तब आरबीआई कहेगा कि मार्केट में पैसा मत दो। मार्केट में लोन देने से लिक्विडिटी ज्यादा होगा, कैश ज्यादा होगा मार्केट में, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो तुम अपना एक्सेस मनी मुझे दो, इसके बदले मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन हाँ इस बार मैं तुम्हें कोई भी कोलेटरल नहीं दूंगा। इसी को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो। आइए हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। हर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास एक अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में ही मेंटेन किया जाता है। अभी हम जानेंगे कैश रिजर्व रेशियो कैसे इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है। सपोज आज के दिन सीआरआर 4% है। 4% मतलब 4% ऑफ एनडीटीएल, मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि एनडीटीएल का बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल। अगर आज सीआरआर 4% है और देश में हाई इन्फ्लेशन चल रहा है तब आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देगा। सपोज आरबीआई ने सीआरआर 4% से 10% कर दिया, तब बैंक्स को ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इस वजह से बैंक्स के पास वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा और वो कस्टमर को कम लोन देंगे। लोन कम मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम, जो कि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को घटाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई सीआरआर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए सीआरआर से बैंक्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है और नॉन कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स को अपना सीआरआर अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर के तरह ही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लेकिन कमर्शियल बैंक्स को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास ही मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो को सिर्फ और सिर्फ कैश में मेंटेन किया जाता था, एसएलआर को कैश, गोल्ड रिजर्व, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि एसएलआर को गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए कमर्शियल बैंक एसएलआर से कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होता है, तब ये बैंक्स आरबीआई के पास जाता है। तब आरबीआई इन बैंक्स को बिना कोलेटरल के लोन प्रोवाइड करता है और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट कहा जाता है। जनरली बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कोलेटरल फ्री होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक्स का बिजनेस कंप्लीटली कैपिटल पर डिपेंडेंट होता है। सर्टेन कुछ केसेस में बैंक्स का सारा कैपिटल ड्राई अप हो जाता है, तब बैंक्स को इमीडिएट पैसों की जरूरत होता है और तब वो बैंक्स फादर एंड मदर ऑफ ऑल बैंक्स जो कि आरबीआई है उसके पास जाता है लोन मांगने के लिए। तब आरबीआई उस बैंक को कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कोलेटरल चाहिए। तब बैंक बोलेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। तब आरबीआई कहेगा कि तुमने वो एसएलआर मेंटेन किया है ना, उसका मुझे 1% कोलेटरल के तौर पे चाहिए। इसी फैसिलिटी को ही एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। एमएसएफ ओवरनाइट मतलब कम टाइम के लिए दिया जाता है। कोलेटरल एसएलआर का एक पोर्शन होता है और एमएसएफ बैंक्स को ओवरनाइट इकोनॉमिक शॉक से बचाता है। क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर 4 पैरामीटर्स है: वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। Marginal requirement is the difference between collateral amount and loan amount. Suppose आपने collateral रखा है 50 लाख रुपीस और आपको मिला है लोन अमाउंट 30 लाख रुपीस। ये जो डिफरेंस है उसी को मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अभी के लिए 50 - 30 मतलब यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगा 20 लाख रुपीस। अगर आरबीआई मार्जिनल रेट को इंक्रीज करेगा, मतलब इस वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो फिर लोग कम से कम लोन लेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। अगर कोई एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कॉमर्शियल बैंक से 6 करोड़ या फिर उससे ज्यादा अमाउंट के लोन का डिमांड करता है, उस समय कॉमर्शियल बैंक को लोन सैंक्शन करने से पहले आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। इसी को क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम कहा जाता है। मॉरल सुएशन के तहत आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक्स को इसके क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दे सकता है। लास्ट, डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन का पालन ना करे तो आरबीआई उस बैंक के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और जरूरत पड़ने पर उस बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और मॉक्स लगाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।